हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और उम्मीद के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में बात करेंगे आपका रेशियो एनालिसिस का सेशन नंबर 5। अभी तक अपने 4 सेशन वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक वो 4 सेशन ज्वाइन नहीं किए हैं, इसके अलावा आपके 11th और 12th के जो और चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं उनको ज्वाइन नहीं किया है, उनके पास अभी भी मौका है कि वो ज्वाइन करें और तमाम जो चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं उनको वो पूरी डिटेल के साथ देखें, समझें। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना है, इसलिए हम आपको वही टॉपिक है वो क्लियर करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से खास है और महत्वपूर्ण है। तो उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि जो आपका वित्तीय विश्लेषण है उनकी एक टेक्निक है, उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपकी पहली थी आपके तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जिसपे अपन ने चर्चा की थी, समानाकार वित्तीय विवरण जिसपे अपन ने चर्चा की थी, फिर था आपका प्रवृत्ति विश्लेषण और चौथा आपका रेशियो की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वां सेशन है वो आज होने वाला है। तो सेशन में स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि एक बार आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि जो भी चीज आपको इस एग्जाम के लिए बताई जाए उन सब का बेनिफिट है वो सभी साथियों को मिले, कॉमर्स के उस हर विद्यार्थी तक पहुंचे जो आपके लिए कॉमर्स के लिए और कॉमर्स विशेष के लिए वो तैयारी कर रहा है। चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करे, चाहे वो आपकी केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, जो आपका अकाउंट असिस्टेंट है, आपकी जो डेयरी है, कोऑपरेटिव बैंक है उसमें अकाउंटेंट की तैयारी करे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, उन सब के लिए आज का सेशन बड़ा खास होगा। इसलिए शेयर कर दे फटाफट, और जो भी पहली बार जुड़े वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर वो समस्या नहीं रहे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप तैयारियों में जुटे रहे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आपकी तीसरी मेथड है उस पर अपन चर्चा करेंगे। और तीसरी मेथड आपकी क्या है? क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। क्रियाशीलता अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो में आपका पहला है स्कंद आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो, स्कंद आवर्त अनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसमें क्या क्या होता है उस पर अपन बात करेंगे। एक तो ये जानेंगे कि भाई स्टॉक है उसकी गणना करना क्यों आवश्यक है, क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उससे व्यापार में कोई फायदा होता है और ये किन के मध्य संबंध है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो आपके औसत स्कंद और आपकी जो लागत है उनके मध्य संबंध को दर्शाता है कि आपने कहां तक अपने माल को आपने बेचा है, कहां तक आपका उसके साथ संबंध स्थापित हो रहा ये है। तो देखो, सबसे पहले अपन इस पे बात करेंगे कि स्कंद आवर्त अनुपात है ना, साल के औसत स्टॉक का संस्था द्वारा बेचे गए माल की लागत, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं, या संचालन क्रियाओं से आगम रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात बताता है कि संस्था द्वारा स्टॉक में विनियोजित धनराशि के औचित्य एवं मात्रा की पर्याप्तता पर विचार करता है। यह क्या करेगा? संस्था द्वारा स्टॉक में विनियोजित धनराशि के औचित्य और उसकी जो क्वांटिटी है उन पर यह विचार करता है। तो इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपका एवरेज इन्वेंट्री है उनके मध्य ये संबंध स्थापित करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो वो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी उसकी लागत कह सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री है, वो इसका फॉर्मूला आपको काम में लेना। देखो, वैसे तो ये सारी चीज है वो आपने पढ़ ली होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये सेशन खास होगा, और जिन्होंने पढ़ लिया उनको एक तरीके से अपने आप को सेल्फ चेक करने का मौका रहेगा कि क्या वास्तव में उन्होंने जो चीज पढ़ी है क्या वो इसी से रिलेटेड है। अगर इससे रिलेटेड है तो आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि यस, आपकी जो लाइन है वो एकदम करेक्ट जा रही है, आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं को आप कवर कर रहे हो, तो इन चीजों का आपको बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, हो गया।
आगे देखो। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, लेकिन ये पूछ रहे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और प्लस कर देंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, है ना, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। या इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। तो इन चीजों को ऐड करके कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है, ओपनिंग जुड़ेगा और क्लोजिंग घटेगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें जुड़ जाएगा। अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो अपने सामने कॉस्ट आ जाएगी। और बात होगी एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री की, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने सामने एवरेज स्टॉक है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। देखो इसका महत्व है ना, एडवांटेज क्या है, क्यों है, वो टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया जाता है। तो ये अनुपात जितना ऊंचा है ना, जितना ऊंचा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। क्या होगा, जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि संस्था कम लाभ दर पर भी अधिक लाभ कमा लेती है। क्या होगा, जब आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो हाई होगा तो उसमें कंडीशन ये अप्लाई होती है कि संस्था कम लाभ दर पर भी अधिक लाभ कमा लेती है, यानी जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो अगर कम है तो भी उसको लाभ है वो ज्यादा मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके विपरीत यह अनुपात जितना नीचा होता है वहां स्टॉक में अनावश्यक पूंजी फंसे होने की सूचना होती है ना, जितना लो होगा, है ना, वहां पर इस बात का साइन मिलेगा कि यहां पर इस कंपनी द्वारा जो माल खरीदा गया है बेचने के लिए वो बिका नहीं है, उनके स्टॉक में पड़ा है। और आप सब जानते हैं कि जब अपन कोई माल बेचने के लिए खरीदते हैं और वो बिकता नहीं है, स्टॉक में रहता है, तो उसका खामियाजा उस संस्था को, उस फर्म को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए यह अनुपात ऊंचा होगा तो लाभ को दिखाएगा, और लो होगा तो स्टॉक है वो अनावश्यक फंसा हुआ है, डटा हुआ है, रुका हुआ है, इसको शो करेगा। तो इसलिए ऊंचा होगा तो फायदा होगा और लो होगा तो नुकसान ही होगा। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो एक एग्जांपल के माध्यम से अपन इसको देख सकते हैं कि निम्नलिखित सूचनाओं से आपको स्टॉक, है ना, टर्नओवर रेशियो परिकलित करना है, जिसमें प्राचालन से आगम दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, सकल लाभ दे रखा है। अब इसमें अपने को क्या चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री, है ना। अब देखो अपने पास एवरेज स्टॉक तो दे रखा कितना, 55,000, है ना, लेकिन अपने पास कॉस्ट नहीं दे रखी, आगम दे रखी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट है वो अपन लेस कर देंगे, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये अपनी होगी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी, 4 लाख।
अब इसमें से लेस कर देंगे 10% ग्रोस प्रॉफिट, तो 4 लाख का 10% यानी 40,000, तो ये कितने आ गए आपके 3,60,000। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई 3,60,000, तो यहां पर लिख देंगे 3,60,000। अब ये 3 बिंदु, ये 3 बिंदु, अब 360 में 55 का भाग देंगे, तो 360 में 55 का भाग देंगे तो 6.55 टाइम्स गुणा, यानी 6.55 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 6.55 गुणा या टाइम है वो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। अब बताओ देखिए ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, बताओ देखिए फटाफट, यहां तक अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ देखिए, है ना। मेरे हिसाब से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो गई बात। एक बात चाहो तो नोट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बात है वो आपके एक्सप्लेन होनी चाहिए, हर बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए, हर बात आप समझोगे तो ही आपको उसका बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखो, आगे इसमें सेकंड कंडीशन आती है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात जिसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये आपका किसके मध्य संबंध बताता है, ये बताता है कि भाई आपने जिन लोगों को उधार माल बेचा है, जिनके आपने बिल स्वीकार किए हैं, उनसे आपको वसूली की क्या संभावनाएं हैं, जिनका संबंध आपका औसत जो आपके क्रेडिट डेटर और बिल रिसीवेबल है उनके मध्य निर्धारित किया जाता है ना। ये होता है आपका व्यापारिक प्राप्य अनुपात। देखो यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध उधार विक्रय का, है ना, आपका जो नेट क्रेडिट सेल्स है ना, नेट क्रेडिट सेल्स शुद्ध उधार विक्रय का औसत व्यापारिक प्राप्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध उधार विक्रय का औसत व्यापारिक प्राप्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात बताता है कि संस्था उधार वसूली में कहां तक सफल हुई है ना। यह बताता है कि भाई आपकी जो संस्था है वो उधार वसूली में कहां तक सफल हुई है, यानी अपन ने जिन लोगों को उधार माल बेचा, जिनके अपन ने बिल स्वीकार किए हैं, उनसे कितने समय में अपने को पैसे प्राप्त हो सकते हैं और कितनों के अपन ने प्राप्त कर लिए हैं, ये सारा का सारा इसमें पता चलता है। यदि कोई संस्था अपने प्राप्य के समय में वसूली नहीं करती है तो वहां पर उस संस्था को नुकसान होता है, घाटा होता है। इसलिए यह अनुपात ये बताएगा कि भाई कैसे वसूल करना, कितनी राशि तक आपको वसूल करना। देखो इसमें अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना है तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। इसमें देखो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है, ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है। ले लोगे काम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इनको काम में ले सकते हो। ये फॉर्मूला अपने को रखना है। और जो ये होगी ये नेट क्रेडिट होगी, अगर इसमें से रिटर्न है तो घटा देंगे, और अगर कैश है तो भी लेस किया जाएगा। जैसे आपके पास टोटल सेल्स मान लो 10 लाख की है, उसमें कैश सेल्स है वो 1 लाख की है, तो कैश सेल्स लेस हो जाएगी, सिर्फ 9 लाख क्रेडिट सेल्स है वो आपको काम में लेनी। ठीक है, या ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, है ना, तो अपने को क्या करना, ओपनिंग डेटर प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने पास से औसत आ जाएगा। देखो इसका महत्व क्या है कि इस अनुपात से ये ज्ञात होता है कि व्यापारिक प्राप्यों से कितनी शीघ्रता से आपने रोकड़ वसूली हो रही है, कितने समय में कितनी शीघ्रता से आप रोकड़ वसूल कर रहे हो। यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही व्यापारिक प्राप्यों से वसूली में कुशलता का परिचायक होगा।
यानी ये अनुपात आपका रेशियो बढ़िया होगा, हाई होगा, इसका मतलब आप हर व्यक्ति से समय पर राशि वसूल कर रहे हो, बढ़िया आपका काम चल रहा है। इसके विपरीत यह अनुपात जितना नीचा होता है उतना ही संस्था की उधार बिक्री की राशि और व्यापारिक प्राप्तियों से वसूली में कुशलता नहीं होने का सूचक होता है ना। व्यापारिक प्राप्तियों से वसूली में कुशल नहीं होने का यह सूचक होगा कि भाई आप एक तरीके से सही अपना काम है वो नहीं कर पा रहे हो, जो काम आपको करना चाहिए है वो आप नहीं कर पा रहे हो। यानी आपने जिन लोगों को उधार माल बेचा है, जिन लोगों के आपने बिल स्वीकार किए हैं, उनसे आपने पैसे वसूल नहीं किए समय पर, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो ये होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बढ़े आगे, समझ में आ गई सारी बात। फटाफट अपना सेशन होगा। अनावश्यक बातें हैं वो इस सेशन में नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है उन्हीं पे चर्चा की जाती है। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई आपका चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो निश्चित रूप से जो चीज़ आपके लिए फ्री है उसको आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो और सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो। इतना काम करना। बाकी आपका जो 1.5 GB डेटा है वो 1.5 GB ही रहेगा, है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं, जब आप सेशन ज्वाइन करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा तो ये आपका डाटा लगेगा, है ना। तो इसमें कोई खर्चा नहीं। अगर नहीं काम में लोगे तो वो लैप्स हो जाएगा, बात तो वही रही। तो कम से कम अपने नॉलेज के लिए तो जो चीज काम में आ रही है उसका तो अपने को प्रयोग करना ही चाहिए। ओके, आगे देखो। तीसरा आता है इसका औसत संग्रहण अवधि, है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। औसत संग्रहण अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना। औसत संग्रहण अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्या होता है कि भाई जो जो माल आपने किसी को उधार बेचा है ना, या बिल स्वीकार किया, तो उसकी आपकी अवधि कितनी आ रही है ना, कितने दिनों में आप उसको कलेक्शन कर पा रहे हो। तो औसत संग्रहण अवधि से हासिल दिनों की उस संख्या से है जिसमें संस्था को उसके व्यापारिक प्राप्यों, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल से धनराशि की वसूली हो रही है, यह बताएगी कि भैया आप कितने दिन में वसूल कर पा रहे हो। 25 दिन है, 50 दिन है, 100 दिन है, 150 दिन है, 200 दिन है ना। तो ये दिन जितने ज्यादा होंगे उतने ही नुकसानदायक होते। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। अब इसका अगर अपने को क्या निकालना है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी, अगर अपने पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो नंबर ऑफ डेज में भाग दे। अब कई बार क्या कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें पूछ रहा था एवरेज कलेक्शन पीरियड और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल दे दिया जाता है। अब एक से एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकले, लेकिन देखो जिन लोगों ने पढ़ा है ना वो ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन ईयर है, और नंबर ऑफ डेज इन ईयर यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यहाँ देने की आवश्यकता थोड़ी है, हर कोई समझ जाएगा, है ना। लेकिन जिसने इसको पढ़ा है वो तो इसका आंसर दे सकता है, जिसने नहीं पढ़ा ना वो नहीं दे सकता, कहीं से भी ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, प्रश्न में दे दे कि भाई जो आपकी औसत संग्रहण अवधि है वो आपको कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इतना है। अब सोचो, आप सोचो एक बात दे रखी है, इसे कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन देखो नंबर ऑफ डेज फिक्स होते हैं 365। तो देखो ये बात होती है समझने वाली, और ये समझ में कब आएगी, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। क्योंकि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कोई भी आपकी कोचिंग में ये सारी चीज नहीं मिलेगी। आप एक बार चेक कर लेना, है ना। और अगर मिलती है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। सारी चीज है कि अपने को इस कोचिंग में या इस इंस्टीट्यूट में उपलब्ध करवाई जा रही है ना। तो देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का दूसरा फॉर्मूला है कि अपने पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भाग दे देंगे। तो ये तो कब कंडीशन है, अगर ये दोनों चीज हमारे पास होगी तो हमारे पास ऑलरेडी ये ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ज्ञात हो जाएगा। कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से तो ज्ञात होता है, क्योंकि ऊपर ही होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही तो होता है। तभी तो अपने पास क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आता है ना। तो दोनों एक ही सेम ही फॉर्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीजें तो इनकी सहायता से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। ठीक है, बढ़े आगे देखो इसका महत्व क्या है कि औसत संग्रहण अवधि व्यापारिक प्राप्तियों से वसूली में लगने वाले समय को प्रकट करती है। जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो व्यापारिक
प्राप्यों से वसूली में लगने वाले समय को दर्शाती है कि कितना समय लगा। यह अवधि मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात पर निर्भर करती है। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात जितना ऊंचा होगा, औसत संग्रहण अवधि उतनी ही कम होगी। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, जितना ऊंचा होगा यानी 50 होगा, तो कलेक्शन अवधि उतनी ही कम होगी। और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा कम होगा, उतनी ही आपकी जो कलेक्शन अवधि है उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं बता दूं कि भाई आपका जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है कि 100 है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 100 है, तो 365 में 100 का भाग देंगे तो आपकी एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया 3.65। और अगर यही मान लें कि अपने पास आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर 10 ही है, तो ये कितना होगा 36.5, है ना। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल जितना ऊंचा होगा, कलेक्शन की अवधि उतनी ही कम होगी, यानी फटाफट आप कलेक्शन कर रहे हो। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जितना कम होगा, आपकी कलेक्शन की अवधि उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी इसका संबंध है, वो आप जान सकते हो। ठीक है, हो गई बात। आगे देखो, चौथा आता है इसमें व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल ये आपका संबंध बताता है कि आपके औसत जो आपके क्रेडिटर है बीपीए उनके मध्य और आपका नेट क्रेडिट परचेज के मध्य ये संबंध दर्शाता है। क्योंकि जिन लोगों से आपने खरीदा है उनको आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो भुगतान करोगे तो कितनी अवधि में करोगे, उनका रेशियो क्या आता है, उनके मध्य संबंध दर्शाता है। यह अनुपात व्यवसाय के शुद्ध उधार क्रय का औसत व्यापारिक देयताओं के साथ संबंध स्थापित करता है। क्या करता है कि व्यवसाय की शुद्ध नेट क्रेडिट परचेज और औसत ट्रेड रिसीवेबल के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात बताता है कि क्रय के संबंध में व्यापारिक देयताओं का आवर्त कितनी बार हुआ, टर्नओवर कितनी बार हुआ, यह शो करता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज बट्टे एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज बट्टे एवरेज ट्रेड पेबल्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज ट्रेड पेबल्स है, वो इसका फॉर्मूला होगा। सारी बात क्लियर है, अब तो डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का। ओके, सारी चीज है ना। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है वो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है। ओके, आगे बढ़ो। इसका महत्व है कि इस अनुपात के माध्यम से फर्म द्वारा अपनी व्यापारिक देयताओं के भुगतान की गति प्रकट होती है ना। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। ऊंचा होगा अच्छा क्यों माना जाएगा कि भाई ऊंचा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचा होगा ना तो हमें लेट भुगतान करना पड़ेगा, है ना। यह बताता है कि फर्म अपनी देयता का शीघ्र भुगतान कर रही है और यह फर्म की साख की योग्यता को बढ़ावा देता है। यानी ये जितना ऊंचा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं वही उदाहरण ले लो कि भाई 365 और 100 है, तो अपन क्या कर रहे हैं, भुगतान 3.65 दिन, यानी हर तीसरे दिन या चौथे दिन में अपन पेमेंट कर रहे हैं। और अगर यही भुगतान है वो आपका हो जाए 10, इसका मतलब है अपन क्या कर रहे हैं, हर 36.5 यानी 36 या 37 दिन में भुगतान कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन लेट भुगतान करते हैं तो व्यापार की ख्याति है वो धूमिल होती है ना। हर कोई हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। तो ये जितना ऊंचा होगा उतना ही इस बात को शो करेगा कि हम शीघ्र और शीघ्र भुगतान कर रहे हैं। जो माल अपन ने खरीदा है उसका यथाशीघ्र अपन भुगतान कर रहे हैं। और अगर ज्यादा कम होगा तो इसका मतलब अपन लेट भुगतान करेंगे, और लेट भुगतान करेंगे तो फर्म की जो साख है उसमें गिरावट होगी, लोगों का विश्वास है वो कम होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सोचेगा कि ये संस्था है वो समय पर भुगतान नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है इसका औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड, है ना। औसत भुगतान अवधि यह जानकारी देती है कि संस्था अपने व्यापारिक देयताओं के भुगतान में कितना समय लगाती है। एवरेज कलेक्शन पीरियड यह बताती है कि अपनी जो लायबिलिटीज है उनका भुगतान करने में कितना समय लगाती है। यह बताता है आपका एवरेज कलेक्शन एवरेज पेमेंट पीरियड, है ना। इसका फॉर्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड पेबल अपन ने यहाँ पे ज्ञात किया है, ये अपन ने ज्ञात किया है, इसका भाग दे देंगे नंबर ऑफ परचेज इन ईयर, और अगर मंथ है तो ऑब्लिक मंथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 2 आ गया तो 2 आ गया तो ऊपर 12 तो 6 हो जाएगा, है ना, इक्वल वही आएगा, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। ओके, बढ़े आगे। आगे देखो, इसके बाद आता है आपका 6 नंबर कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये किसके मध्य संबंध बताता है? ये आपका संस्था की जो कुल संपत्तियां हैं और आपकी कुल आगम उसके मध्य संबंध बताता है, यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल असेट्स उसके मध्य संबंध बताता है। टोटल असेट्स में आपकी कृत्रिम संपत्तियां हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है, जैसे आपकी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, अंडरराइटिंग कमीशन है, वो टोटल असेट्स में शामिल नहीं होते। बाकी मूर्त और अमूर्त करंट सारी असेट्स है वो टोटल असेट्स में शामिल होती है। देखो, यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियों तथा उनके आधार पर होने वाले संचालन क्रियाओं से आगम अथवा संचालन क्रियाओं से आगम की लागत के मध्य संबंध व्यक्त करता है। क्या करता है? यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियों टोटल असेट्स और उनके आधार पर होने वाली आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, उनके मध्य संबंध बताता है। यह कुल विनियोग आवर्त अनुपात भी कहलाता है। इसको क्या कह सकते हैं? जो आपका टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है उसको टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ रहे कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो या टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, तो दोनों एक ही है। नाम नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कह दो या टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कह दो, दोनों एक ही बात है। ओके, अब आगे देखो, ये इसका फॉर्मूला है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे टोटल असेट्स। अगर अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो रेवेन्यू कर देंगे, अगर रेवेन्यू ही है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में ले सकते हैं और उसमें भाग दे देंगे टोटल असेट्स का। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय टोटल असेट्स है, वो इसका फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जो आपका लाभदायकता अनुपात एक्टिविटी रेशियो है उसके आधार पर जो आपका एक्टिविटी रेशियो उसमें ये आपका 6 नंबर आपकी मेथड है जिसको अपने टोटल असेट टर्नओवर रेशियो या टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना है। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका महत्व देख लेते हैं। क्या महत्व है टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो का? यह अनुपात बताता है कि संस्था की कुल संपत्तियों की तुलना में संचालन क्रियाओं से आगम कितनी बार हुआ है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आगम कितनी बार हुआ है ये बताता है। यह अनुपात अधिक है तो संस्था प्रबंध की कुशलता का परिचायक है। सीधी सी बात है, एसेट्स का जितना भी रेशियो है वो अधिक होगा, वो संस्था की प्रबंध क्षमता की कुशलता का परिचायक होगा। उन्होंने संपत्तियों का प्रभावशाली उपयोग किया है ना। अगर उच्च है तो इसका मतलब जितनी भी एसेट्स है उनका इफेक्टिवली प्रभावशाली है, वो उपयोग किया गया। इसके विपरीत यह अनुपात जितना नीचा या कम है तो उसका आशय है कि संस्था विनियोजित संपत्तियों की तुलना में पर्याप्त विक्रय नहीं कर पा रही है तथा संपत्तियों का विनियोग अधिक किया जा रहा है। अगर अपने विनियोजित संपत्तियों की तुलना में आपका विक्रय नहीं हुआ, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कम आपका विक्रय है, इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो और आपके अगर विक्रय नहीं कर पा रहे हो, आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो। जबकि अपना टारगेट क्या होता है कि अपनी रेवेन्यू है वो कहां से जनरेट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माल बेचने से अपनी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होनी चाहिए और वहां से जनरेट होगी तभी अपना जो प्रॉफिट है वो सही तरीके से शो हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे मेरी बात? बताओ, देखिए आज का सेशन है वो किन किन के समझ में आया, किन किन के नहीं समझ में आया। जिन साथियों के नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करना है और जिनके समझ में आया है तो भी आपको कमेंट करना है, ताकि हमारा जो प्रयास है वो आपके लिए बेटर से बेटर जो मटेरियल वो उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा भी अगर आप कोई विशेष टॉपिक चाहते हो कि भाई ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, वो चाहते हो तो वो भी आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लियर करवा दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता है। अगर लगातार आपका सपोर्ट और सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से अपन इस प्रयास को बेहतर से बेहतर करने का
कोशिश करेंगे और आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शानदार मटेरियल परीक्षा तक उपलब्ध करवाते रहेंगे, जिसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में एक शानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है, निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिट वाला होगा। अगर ऐसा आप भी सोचते हो तो आज की सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो भी पहली बार साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आज के सेशन को शेयर कर दें, ताकि कॉमर्स के हर विद्यार्थी तक हमारा सेशन पहुंचे और वो तैयारियों में जुटे। अब कोई भी नहीं कहेगा कि कॉमर्स का मैटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है। हर मैटर आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और फिर आप घर बैठे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी है वो कर सकोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।